कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई सीरीज है जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरीज हैं। तो आज हम उन्हीं स्टोरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। कमेंट्स में अपनी पसंदीदा स्टोरी के बारे में बताना मत भूलिएगा। पहली स्टोरी लॉट 36 है, जिसमें एक बूढ़ा आदमी टीवी पे जंग के हालात देखता नजर आता है। जिसके बाद वो अपने लिए खाना बनाने जाता है तो गोश्त का पीस जमीन पर गिरने पर उसे उठाते हुए उसकी बॉडी अकड़ जाती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। सीन्स निक नामी रिटायर आर्मी वाले पे शिफ्ट होते हैं जो एक लॉट खरीदता है। यहाँ मैं आपको बताती चलूं कि उस टाइम में लोगों को बैंक्स पे यकीन नहीं था, इसलिए वो ऐसे लॉट्स खरीद के उनमें अपना सामान रखते थे। उनके मर जाने के बाद लोग उन लॉट्स को खरीद के कीमती सामान निकाल लिया करते थे। अब उसके अंदर उन्हें कुछ कीमती मिलता है या सिर्फ कबाड़, ये उनकी किस्मत। निक भी अपने ऊपर चढ़ा कर्जा उतारने के लिए ऐसे लॉट्स खरीद के अपनी किस्मत आजमाता नजर आता है। निक को उसकी कीज देते हुए वहाँ का मालिक उस लॉट के पुराने ऑनर की वीडियो दिखाता है, जो रोज 1 घंटे के लिए एक बैग के साथ वहाँ आता था और वापस निकालने पर उसका बैग खाली होता था। पर अंदर जाते और बाहर आते वक्त वो एक अजीब किस्म का डांस करता था। पर निक इन चीजों को सीरियस नहीं लेता। उस लॉट की पुरानी लेडी की तरफ से कोई जवाब या रेंट न आने पर उस लॉट को सेल कर दिया गया था। पर वो एकदम वापस आके अपना पर्सनल सामान उस लॉट के अंदर से निकालने की बात करती है, जिस पर उसे निक के पास भेज दिया जाता है। पर निक, जो अब उस लॉट का लीगल मालिक बन चुका है, उस लेडी की इंसल्ट करते हुए उसे लॉट का पुराना ताला देता वहाँ से निकल जाता है, जिस पर वो लेडी उसे बद्दुआ देती है। फिर निक को एहसास होता है कि उसका लॉट बाकी लॉट से छोटा है, जिस पर वो वहाँ से ऑनर से बात करने जाता है। वो भी निक को उस लेडी का सामान देने की बात करता है तो निक गुस्से में आके बोलता है कि जंग में उसका एक कान चला गया, उसकी बीवी उसे छोड़ के चली गई और अब उस पे इतना कर्जा है। लाइफ सबके साथ अनफेयर होती है और अब अगर उसे अपनी जिंदगी बेहतर करने का मौका मिल रहा है तो वो किसी की नहीं सुनेगा। जिसके बाद वो लॉट में जाकर कुछ कीमती सामान निकाल के उसे एक लेडी के पास बेचने जाता है, जिसका फ्रेंड रोलैंड उस सामान में मौजूद एक टेबल को चेक कर रहा होता है कि उसे उसके अंदर डीमन को समन करने के लिए 3 बुक्स मिलती हैं। वो निक से उसका 4th वॉल्यूम लेने को कहता है, जिसके बदले वो उसे $3 लाख देने को तैयार हो जाता है। निक और रोलैंड 4th वॉल्यूम को ढूंढने लॉट के लिए निकलते हैं, जहाँ रास्ते में रोलैंड निक को बताता है कि उस लॉट का पुराना मालिक बहुत अमीर था, पर उसने अपना सारा पैसा गैम्बलिंग में उड़ा दिया। जिसके बाद उसने एक ऐसे डीमन को समन किया जो अपने फायदे के लिए लोगों के सामने आता है और अपनी विश पूरी होने पर बुक्स के साथ गायब हो जाता है। उस आदमी ने उस डीमन को अपनी बहन की बॉडी में डाल दिया था, पर अगर ये बुक्स यही हैं, मतलब डीमन की विश पूरी नहीं हुई। निक इसकी बात पे भी ध्यान नहीं देता और वो लोग लॉट पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक हिडन गेट मिलता है। उसके अंदर जाने पर उन्हें वहां उस आदमी की बहन की गली सड़ी बॉडी मिलती है, जिसका मुंह गायब था और अंदर से डीमन के हाथ निकल रहे थे, पर वो एक स्पेल के अंदर बंधी थी। रोलैंड निक को उस सर्कल से दूर रहने को कहता है, पर निक लालच में आकर सामने पड़े 4th वॉल्यूम को उठाने के चक्कर में सर्कल को तोड़ देता है, जिस पर डीमन एक्शन में आता रोलैंड को मार के निक के पीछे पड़ जाता है, जो गेट के पास जाके उसे बांध पाता है। बाहर वही लेडी खड़ी थी जिसने उसकी मदद से इनकार कर दिया था। निक की बहुत मिन्नतों के बाद भी वो गेट नहीं खोलती और वहाँ से चली जाती है, जहाँ पीछे हम देखते हैं कि वो डीमन निक को मार डालता है और हमें ये लेसन मिलता है कि लालच बुरी बला है और आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। नेक्स्ट स्टोरी है एक ग्रेव रॉबर मेसन की, जो ग्रेव खोद के अंदर डेड बॉडीज का सामान लूट के अपना पेट भरता है। 2 रॉबर्स को ग्रेव लूटता देख मेसन उन्हें खुद को ग्रेव के गार्ड बताते हुए सारा सामान ले लेता है। फिर उनके जाने के बाद वो उस डेड बॉडी का सोने का दांत निकालता है, जो गलती से अंदर गिर जाता है। उसे निकालने की कोशिश में उसे एक रैट काट जाता है, जिस पर वो डर के उसे वहीं छोड़ देता है। मेसन एक टाइम पे बहुत अमीर था, पर गैम्बलिंग की वजह से उस पर बहुत कर्जा आ गया, जो उतारने
के लिए वो ग्रेव्स को लूटता है। अभी भी उसका कर्जा खत्म नहीं हुआ, जिस पर उसने जिसे पैसे देने हैं उसे बताता है कि अच्छा सामान ना लाने की वजह ग्रेव के चूहे हैं, जो सारा सामान ग्रेव के नीचे केव में ले जाते हैं, जहाँ एक ब्लैक चर्च है और इन देवताओं का नाम लेना भी गुनाह है। कोई मेसन की बात पे यकीन नहीं करता और उसे एक हफ्ते में कर्जा उतारने का टाइम मिलता है। मेसन को एक मर्चेंट की लाश का पता चलता है, जिस पर वो बहुत सुकून से घर सोने जाता है कि कल उसका काम आसान हो जाएगा। तभी उसके रूप से उसे कुछ निकलता नजर आता है, जिसे खींचने पर वहाँ से बहुत से चूहे निकल के उसके ऊपर गिर जाते हैं, पर ये उसका सिर्फ एक ख्वाब ही था। अगले दिन वो उस मर्चेंट के दफनाने के फौरन बाद उसकी ग्रेव में जाता है, पर उस लाश को चूहे एक होल से नीचे ले जा रहे थे। अब अपने कर्जे के डर से मेसन उस होल में चूहों के पीछे जाता है, जहाँ एकदम उसकी आंख में लकड़ी का टुकड़ा चुभ जाता है। वो गुस्से में उस लकड़ी को खींचता है तो सारी केव उसके ऊपर आ गिरती है, जहाँ लगता तो ऐसे ही है कि मेसन का काम तमाम हो गया, पर नेक्स्ट ही सीन में वो फिर से उन चूहों के पीछे जाता नजर आता है, जहाँ थोड़ा ही आगे जाके उस पे एक अजीब सा क्रिएचर हमला कर देता है। अपनी जान बचाने के लिए भागता मेसन एक सरुंग से होता हड्डियों के ढेर में जा गिरता है। ये वही ब्लैक चर्च है जिसका उसने जिक्र किया था। वहाँ उसे बहुत कीमती सामान नजर आता है और वो एक स्केलेटन के ऊपर से एक लॉकेट उतार लेता है। ऐसा करते ही वो स्केलेटन जिंदा होकर मेसन के पीछे पड़ जाता है, जो उससे बचता हुआ अपनी जान बचाने के लिए भागता है। अब एक तरफ से वो अजीब क्रिएचर तो दूसरी तरफ से ये स्केलेटन मेसन की जान का दुश्मन बन जाता है। मेसन गॉड से मदद के लिए दुआ करता है तो उसे एक जगह से रोशनी नजर आती है, पर वहाँ जाके उसे कोई रास्ता नहीं बल्कि डेड एंड मिलता है, जहाँ पीछे से बहुत से चूहे आके उसे खा जाते हैं। और इसी के साथ मेसन की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अब जिन रॉबर्स को मेसन ने शुरू में डरा दिया था वो एक ग्रेव खोलते हैं जो मेसन की ही है। उसके गले का लॉकेट निकालने पर बहुत से चूहे मेसन के मुंह से निकलने लगते हैं, जिन्हें देख वो रॉबर्स डर जाते हैं। नेक्स्ट स्टोरी एक बैंक में काम करने वाली अनअट्रैक्टिव और अजीब लेडी स्टेसी की है। उसकी लुक्स और अजीब हरकतों की वजह से बैंक में काम करने वाली बाकी खूबसूरत और अट्रैक्टिव लेडीज उसे बिल्कुल लिफ्ट नहीं करवाती और स्टेसी की जिंदगी का मकसद बस उन जैसा बनना है। फिर एक दिन उनमें से एक लेडी के घर क्रिसमस पार्टी पे स्टेसी को इनवाइट किया जाता है, जहाँ पार्टी की होस्ट सब लेडीज को एक महंगा लोशन गिफ्ट करती है, जिसे लगाने पर स्टेसी को एलर्जी हो जाती है, जिस पर वो सब उसे वहाँ से निकाल देती हैं। इस इंसिडेंट के बाद स्टेसी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाती है। रात टीवी पे स्टेसी को एक लोशन एलो ग्लो का एड नजर आता है, जिसका होस्ट स्टेसी से बात करते हुए उसे उसकी इनसिक्योरिटीज याद करवाता है। अब ये सब स्टेसी की साइकोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से था, जिस पर खूबसूरत और कॉन्फिडेंट नजर आने के लिए स्टेसी उस लोशन को ऑर्डर कर देती है, पर उस लोशन के इस्तेमाल से स्टेसी की स्किन मजीद खराब होने लगती है। अपने हस्बैंड के मना करने के बाद भी स्टेसी उस लोशन के इस्तेमाल से बाज नहीं आती। रात फिर से एड का होस्ट स्टेसी से बात करते हुए उसे लोशन और खुद पे यकीन करने का कहता है, क्योंकि बदसूरती से भरा और कोई दुख नहीं। स्टेसी लोशन का इस्तेमाल नहीं रोकती और बेसमेंट में जाके देखती है कि सारे लोशन खुद बॉटल से बाहर आ रहे हैं, जिस पर वो डर के वहाँ से भाग जाती है। पर अगले दिन वहाँ जाने पर स्टेसी देखती है कि उन लोशंस के लिक्विड मिलके एक ह्यूमन शेप ले चुके हैं, जो स्टेसी के आने पर बिल्कुल उसकी तरह एक्ट करने लगते हैं। जिसके बाद वो और स्टेसी मेक आउट करते हैं और उसके बाद हम स्टेसी को काफी खुश और सेटिस्फाई देखते हैं। स्टेसी का हस्बैंड उसका ये पागलपन देख उसे समझाने की कोशिश करता है, तो उल्टा गुस्से में आके स्टेसी उसके सर में नाइफ घुसा देती है। नाइफ निकाल के जब वो मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करता है तो एक्स से उस पे वार करते हुए स्टेसी उसे जान से ही मार देती है। स्टेसी एक इनसिक्योर औरत है, जिसकी इनसिक्योरिटी लोगों ने मजीद बढ़ा के उसे पागल बना दिया है, जिस चक्कर में जो एक इंसान उससे इतना प्यार करता था स्टेसी ने उसे भी मार डाला। इसके बाद वो लोशन के फिंगरप्रिंट्स का पीछा करती बाथरूम में जाती है, जहाँ बाथटब में लोशन देख स्टेसी उसी में शावर लेती है, जिसके बाद वो खूबसूरत बन जाती है, जो ये दिखाता है कि आजकल के इस जजमेंटल वर्ल्ड में लोग, खास तौर पे लड़कियां, बहुत कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाती हैं, जिस पर वो बहुत मेकअप और सर्जरीज करवा के आर्टिफिशियल खूबसूरती लेती हैं। स्टेसी अपने हस्बैंड की डेड बॉडी का मॉडल बना के उसे टीवी के सामने
बिठा देती है और खुद एक मेकओवर के साथ बैंक पहुंचती है, जिसे देख सब हैरान हो जाते हैं और वो वहां सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है, जो वो हमेशा से चाहती थी। इसी के साथ स्टेसी की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। नेक्स्ट स्टोरी की शुरुआत होती है वॉल्टर और एपरले नामी ट्विन सिबलिंग्स से, जिनमें एपरले की तबीयत खराब होने पर वो मौत के बिल्कुल करीब थी, पर मरना नहीं चाहती थी। इसलिए वॉल्टर उसे तसल्ली देता नजर आता है। अगले ही सीन में एपरले की मौत हो जाती है और वॉल्टर को उसकी आत्मा नजर आती है, जिसे कोई सुपरनैचुरल फोर्स खींचते हुए गार्डन में मौजूद स्पेशल डोर से अपने साथ दूसरे डायमेंशन में ले जाती है। नेक्स्ट सीन में वॉल्टर बड़ा हो चुका है, जो आज भी एपरले को भूल नहीं पाया है और किसी ऐसे इंसान की तलाश में है जो उसे दूसरी डायमेंशन में ले जाके उसकी बहन से मिलवा सके, पर आज तक उसे कोई सही इंसान नहीं मिला है। वॉल्टर जिस स्पिरिचुअल सोसाइटी के लिए काम करता है वो फंडिंग पे चलती है। वॉल्टर अपनी इन्वेस्टर से बात करने ही जाता है कि वहाँ एक लेडी आके बताती है कि उसके घर में डीमन की पेंटिंग है, पर कोई उसका यकीन नहीं करता। दूसरी तरफ वॉल्टर के काम में भी कोई प्रोग्रेस नजर न आने पर उसकी इन्वेस्टमेंट रोक ली जाती है और उसे एक बार में काम करना पड़ता है। वहाँ वो दो लोगों को अदरवर्ल्ड की बातें करते देखता है, जो उसे एक क्लब में ले जाके कैक्टस फ्लावर की बनी ड्रिंक देता है, जिसे पीते ही वॉल्टर अदरवर्ल्ड में जाके अपनी बहन से मिलता है। उसकी बहन की स्पिरिट अदरवर्ल्ड में फंसी हुई थी, जो हेवन में नहीं जा पा रही थी। वो ड्रिंक सिर्फ वहाँ जाके उसकी बहन को मिलाने के लिए थी, न कि कोई चारचनी करने के लिए। इसलिए वॉल्टर जब एपरले को वापस लाने की कोशिश करता है तो वो वापस अपने वर्ल्ड में आ जाता है, क्योंकि किसी स्पिरिट को वापस लाना बहुत बड़ा सिन है। वॉल्टर इसका जिक्र अपने दोस्त और सोसाइटी के हेड से करके मदद मांगता है, पर कोई उसका साथ नहीं देता, जिस पर वॉल्टर एक पुरानी विच मेसन के घर पहुंचता है, जहां उसकी स्पेल बुक से वो अपनी बहन को वापस लाने का फैसला करता है, पर उल्टा वो उस विच और उसके असिस्टेंट ह्यूमन फेस रैट ब्राउन की अटेंशन ले लेता है, जो वापस दुनिया में आने के लिए किसी ट्विन सिबलिंग्स का इंतजार कर रही थी, और वो ये दोनों बहन भाई ही थे। अब जब वॉल्टर उस पोर्टल में जाके अपनी बहन को वापस लाने की कोशिश करता है तो विच भी उसके पीछे पड़ जाती है। विच से छुटकारा पाके वॉल्टर अपनी बहन के साथ तो इस दुनिया में आ जाता है, पर उसे पता चलता है कि ऐसा करके वो बहुत बड़ी गलती कर चुका है, जिस पर वो मदद के लिए उसी पेंटिंग वाली लेडी के पास पहुंचता है, जो बताती है कि ये सब विच की चाल थी और अब वो वॉल्टर को कुर्बान करके खुद वापस इस दुनिया में आएगी। अब इस मसले को हल करने के लिए ये तीनों प्रीस्टेस के पास पहुंचते हैं। ये सब मसले का हल सोच ही रहे होते हैं कि चर्च के बाहर विच पहुंच जाती है और वॉल्टर को अपने पास बुलाने लगती है। जैसे ही वो वॉल्टर को मारने लगती है, एपरले विच को मारते हुए अपने भाई को बचा के सुकून के आफ्टर वर्ल्ड में चली जाती है, लेकिन ब्राउन इस बात का फायदा उठाते हुए वॉल्टर की बॉडी में घुस जाता है और सुबह होने से पहले स्पेल के हिसाब से उसे मार के इस दुनिया में आ जाता है, जहां वो वॉल्टर की बॉडी को ही पोजेस करके उसी में रहने लगता है। इसी के साथ ये स्टोरीज यहीं एंड हो जाती हैं। उम्मीद है कि आपको सारी स्टोरीज पसंद आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।